Hello everyone, welcome to economics online classes. Hopefully all of you are doing very well. आज का हमारा विषय रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड. लेट्स बिगिन टुडेस चैप्टर. हमने हमारे लास्ट चैप्टर में मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या है, इस विषय में पढ़ा था. हमने मांग फलन के द्वारा यह जाना था कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं. इनमें से प्रमुख तत्व थे वस्तु की खुद की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय आदि. इसके बाद हमने पढ़ा था कि मांग का नियम क्या होता है और यह कीमत से किस प्रकार संबंधित है. मांग के नियम के द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि अन्य चीजों के समान रहने पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है. दूसरे शब्दों में, अन्य बातें समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो जाती है. इसके विपरीत मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है. इस नियम के द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है. मांग के नियम के द्वारा हमें यह तो ज्ञात हो गया कि परिवर्तन की दिशा कौन सी रहेगी, अर्थात यदि कीमत ऊपर जाएगी तो हमारी मांगी गई मात्रा नीचे जाएगी, और इसके उल्टा होने पर यदि कीमत कम होती है, नीचे जाती है, तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, उसकी संख्या ऊपर की ओर जाती है. परंतु मांग के नियम के माध्यम से हमें परिवर्तन की मात्र दिशा का ज्ञान होता है, परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान नहीं होता कि परिवर्तन कितना होगा. कीमत में कमी होने पर मांग कितनी बढ़ेगी, कितने अमाउंट में बढ़ेगी, इसकी जानकारी हमें मांग का नियम नहीं देता. परिवर्तन की मात्रा अर्थात अमाउंट ऑफ चेंज जानने के लिए हमें मांग की लोच की आवश्यकता पड़ेगी. उसी से हमें यह जानकारी मिलेगी कि कीमत में अमुक परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होगा. तो आइए देखते हैं कि मांग की लोच क्या होती है. मांग फलन के माध्यम से हमने देखा कि मांग बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है. मांग की लोच उन सभी निर्धारक तत्वों के प्रति मांग की संवेदनशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस का माप है. उन सभी तत्वों में होने वाले परिवर्तन के प्रति मांग किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, यही मांग की लोच है. अर्थशास्त्र में मांग की लोच का अर्थ है मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के परिवर्तन के प्रति मांग कितनी संवेदनशील है. यदि मांग के घटकों जैसे वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय आदि में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन आता है, इसी का माप मांग की लोच कहलाता है. मांग फलन के निर्धारक तत्वों के आधार पर मांग की लोच का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है. पहला है वस्तु की खुद की कीमत के आधार पर, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की कीमत लोच. दूसरा, उपभोक्ता की आय के आधार पर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच. तीसरा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की आड़ी लोच, जो अन्य संबंधित वस्तुओं, चाहे वह पूरक हो चाहे वह स्थानांतरण वस्तु हो, उनकी कीमत में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में हुए परिवर्तन का माप देती है, जिसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं. इन तीनों के अतिरिक्त मांग की लोच का एक चौथा प्रकार भी होता है, वह है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन लोच. यह उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखते हुए वस्तु के रिलेटिव प्राइस चेंज के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को नापता है. आइए देखते हैं कि मांग की कीमत लोच क्या है. प्राइस elasticity of demand is a measure of relative change in quantity demanded of a good in response to a relative change in its price given all other factors constant. मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में हुए सापेक्ष परिवर्तन की प्रतिक्रिया में वस्तु की मांगी गई मात्रा में हुए सापेक्ष परिवर्तन का माप है. देखिए, अब यहाँ दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें याद रखने चाहिए. पहला, हम वस्तु की कीमत में हुए सापेक्ष परिवर्तन यानी रिलेटिव चेंज को देखते हैं, ना कि एब्सोल्यूट चेंज को. यदि हम एब्सोल्यूट चेंज के आधार पर निर्णय लेंगे तो वह मांग के नियम का कीमत प्रभाव होगा, जबकि हम सापेक्ष परिवर्तन को लेंगे जब हम मांग की लोच को ज्ञात कर रहे होंगे. इसी प्रकार क्वांटिटी डिमांडेड
यानी मांगी गई मात्रा में हुए परिवर्तन को भी हम सापेक्ष परिवर्तन के रूप में नापेंगे, ना कि एब्सोल्यूट चेंज के रूप में। मांग की लोच का एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है समय अवधि। कोई भी वस्तु अनंत काल के लिए ना तो पूर्णतः बेलोसदार हो सकती है और न ही पूर्णतः लोचदार। हो सकता है कि एक वस्तु अल्प काल में बेलोसदार हो और दीर्घ काल में उसी वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं मांग की कीमत लोच के प्रतिपादक मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मार्शल महोदय कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। आइए अब हम मार्शल द्वारा प्रतिपादित मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट करता है। मार्शल की परिभाषा के अनुसार मांग में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। दूसरे शब्दों में Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q, P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P। डेल्टा Q और डेल्टा P मांग और कीमत में परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसी को फर्दर सॉल्व करने पर P अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यहाँ जो नोटेशंस यूज किए गए हैं वो हैं Q प्रारंभिक मांग, Q1 नई मांग, P प्रारंभिक कीमत, P1 नई कीमत, डेल्टा Q Q1 माइनस Q यानी मांग में परिवर्तन, डेल्टा P P1 माइनस P यानी कीमत में हुआ परिवर्तन। आप यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इस फॉर्मूला के शुरुआत में हमने माइनस का साइन लगाया है। यह माइनस का साइन हम कैलकुलेशन के टाइम इग्नोर कर देते हैं। यह सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, उनमें नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। इसी वजह से हम माइनस का साइन का प्रयोग इस फॉर्मूला के साथ करते हैं। दूसरे शब्दों में हम मांग की लोच को मैथमेटिकली नेगेटिव या ऋणात्मक मानते हैं, क्योंकि कीमत में और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते समय यदि प्राइस में चेंज वेरी स्मॉल है, यानी कीमत में परिवर्तन बहुत थोड़ी मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में हम मांग की कीमत लॉस को पॉइंट इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। हम उसको पॉइंट इलास्टिसिटी का नाम। दूसरी ओर यदि कीमत में परिवर्तन बहुत अधिक है, लार्ज चेंज इन प्राइस है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे आर्क इलास्टिसिटी का नाम देते हैं और उसे आर्क यानी चाप विधि के द्वारा हम नापते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मार्शल ने जो फॉर्मूला दिया उसके आधार पर कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं और इन्हें अर्थशास्त्र में मांग की लोच के रूप में किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम ईपी से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 है, तो डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी मांग पूर्णतः बेलोसदार मांग कहलाएगी। जब ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो ऐसी स्थिति में हम मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसी स्थिति में डिमांड यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगी, इकाई लोचदार मांग इसे हम कहेंगे। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, तो ऐसी स्थिति में मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। द डिमांड इज इनइलास्टिक इन दिस सिचुएशन। इसी प्रकार यदि प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी है, तो ऐसी स्थिति में हम मांग को लोचदार मांग कहते हैं। डिमांड इज इलास्टिक। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सभी वैल्यूज रिलेटिव मेजर्स हैं, न कि एब्सोल्यूट मेजर्स। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिलेटिवली मेजर करते हैं, न कि एब्सोल्यूटली। आइए अब हम मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक रेखा चित्र है जो मांग की जीरो कीमत लोच यानी शून्य कीमत लोच को दर्शा रहा है। इस रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा और वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत P1 है तो आप वस्तु की 100 यूनिट्स खरीद रहे हैं। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 100, यानी आप 100 यूनिट वस्तु की P1 कीमत पर खरीद रहे हैं। इसी स्थिति में यदि कीमत कम होकर P2 हो जाती है तो भी वस्तु की मांगी गई मात्रा 100 ही रहती है। कीमत के कम होने का वस्तु की मांगी गई मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वस्तु का मांग वक्र एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होता है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होता है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 रहती है। हमारा दूसरा रेखा चित्र जो भी आपकी स्क्रीन पर है वो पूर्णतः लोचदार मांग को दर्शा रहा है। इसमें आप पाएंगे कि जब कीमत P2 है तो उस समय वस्तु की मांगी गई मात्रा Q1, Q2 या Q2 से अधिक भी कोई हो सकती है बिना कीमत में कोई परिवर्तन किए। आप कोई भी मात्रा Q1, Q2 से अधिक और Q1 से कम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं वस्तु की कीमत में बिना किसी परिवर्तन के। ऐसी स्थिति में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कीमत में यदि कोई परिवर्तन हो। मान लीजिए यदि कीमत कम हो, जिसका यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि आप P2 कीमत पर ही अपनी मनचाही मात्रा बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो कीमत कम करने का कोई औचित्य यहाँ है नहीं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि यदि कीमत कम होती है तो मांग पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार यदि कीमत बढ़ गई है तो क्या डिमांड 0 हो जाएगी, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो इस स्थिति में मांग की लोच अनंत होती है। हम नहीं बता सकते कि मांग पर कीमत में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वस्तु का मांग वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है और इसे हम पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहते हैं। हमारा तीसरा मांग वक्र है जो इकाई से अधिक लोचदार मांग को दर्शाता है। इसे हम लोचदार मांग वक्र भी कहते हैं। वस्तु का यह डीडी मांग वक्र मांग की लोच को इकाई से अधिक दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में कीमत में बहुत थोड़ा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन नोट किया जाता है। अधिक परिवर्तन मांग में होता है कीमत में हुए परिवर्तन की अपेक्षा। हम अपने उदाहरण में देख सकते हैं कि जब कीमत 5 रुपए से घटकर 4 रुपए हुई है तो हमारी मांगी गई मात्रा में वृद्धि 10 यूनिट से बढ़कर 15 यूनिट हो गई है। तो डेल्टा P जो बहुत थोड़ा होता है उसके मुकाबले में डेल्टा Q की मात्रा अधिक रहती है और ऐसे मांग वक्र को हम लोचदार मांग वक्र कहते हैं और मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। हमारा चौथी प्रकार का मांग वक्र जिसे हम इकाई मांग वक्र कहते हैं या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व जिसे हम कहते हैं, तो यह दिखाता है कि इस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में इसे अति परवलयाकार मांग वक्र या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इकाई मांग की लोच दर्शाने वाले मांग वक्र को क्या कहा जाता है, तो ऐसे मांग वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। इस स्थिति में आप देखिए कि यदि कीमत में परिवर्तन जितना हो रहा है ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन आपकी मांग में दिखाई दे रहा है। अपने उदाहरण में हम देखते हैं कि यदि कीमत P2 से घटकर P1 हो जाती है, यानी जिसको हम आप कह सकते हैं TK, यदि हम TK कीमत में परिवर्तन को देखें तो मांग में होने वाला परिवर्तन जो कि KJ है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है, TK इज इक्वल टू KJ। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है और ऐसे मांग वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। हमारा पांचवा और अंतिम प्रकार का मांग वक्र है जो मांग की लोच को इकाई से कम दर्शाता है। ऐसे मांग वक्र को बेलोसदार मांग वक्र कहा जाता है। इस मांग वक्र को देखिए, इसमें कीमत में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा मांग में होने वाला परिवर्तन बहुत कम रहता है। हमारे उदाहरण में देखिए, जब कीमत 10 रुपए से घट करके 2 रुपए हो गई है, यानी उसमें 8 रुपए का फर्क आया है। इसी समय हमारी मांग जो है वो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो कीमत में हुए परिवर्तन की अपेक्षा बहुत कम है। यानी
डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा पी, कीमत में वह परिवर्तन अधिक है और मांग में वह परिवर्तन कम है। ऐसे मांग वक्र को बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। आइए अब हम मांग की लोच की सभी श्रेणियों को एक साथ देखते हैं। इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशंस जो हो सकती हैं, जिसमें मांग वक्र पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार रहता है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 हो, तो उस स्थिति में हमारा मांग वक्र, आपने जैसा अभी पहले देखा कि एक स्ट्रेट और वर्टिकल लाइन रहेगी, सीधी खड़ी रेखा रहेगी, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 0 के बराबर दिखाती है। इसमें आपकी वस्तु की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू 0 रहता है। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है जब आपकी मांग की लोच इन्फिनिटी यानी अनंत हो, इन्फिनिटी के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में आपका मांग वक्र एक ओरिजेंटल पैरेलल लाइन होगी एक्स एक्सिस के, जो कि मांग की लोच को अनंत के बराबर दर्शा रहा है। ये दोनों पोजीशंस इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू इन्फिनिटी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और ये हमारे रियल वर्ल्ड में देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। हमें जो मांग की लोच दिखाई पड़ती है वो इन दोनों के बीच कहीं दिखाई पड़ती है, जिनको हम अभी आगे देखते हैं कि वो किस प्रकार के हो सकते हैं। हमारा तीसरी प्रकार का मांग वक्र जो है वो इकाई लोचदार मांग वक्र को दर्शा रहा है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। इस स्थिति में आपकी कीमत में होने वाला परिवर्तन यानी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू रहेगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, यानी इन दोनों में परिवर्तन एक समान होगा, और ऐसे मांग वक्र को हम इकाई लोचदार मांग वक्र कहते हैं। हमारा चौथी प्रकार का मांग वक्र, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 रहती है, ऐसे मांग वक्र को हम बेलोचदार मांग वक्र कहते हैं। इसमें डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू वो लेस देन रहता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी के, यानी कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन कम रहता है। ऐसा मांग वक्र हमें इकाई से कम लोचदार मांग वक्र को दर्शाता है, जिसे हम बेलोचदार मांग वक्र भी कहते हैं। अब हमारा पांचवा और अंतिम प्रकार का मांग वक्र, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी रहती है, ऐसे मांग वक्र को हम लोचदार मांग वक्र कहते हैं। इसमें मांगी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक रहता है, और यह इलास्टिसिटी को ग्रेटर देन 1 के रूप में इसमें दर्शाया जाता है। इसे हम लोचदार मांग वक्र के रूप में जानते हैं। तो अभी हमने इस चित्र के माध्यम से पांचों तरह की मांग की लोच को दर्शाया है, जिसमें सभी पांचों मांग वक्र आपकी स्क्रीन पर हैं। इस प्रकार हमने आज के अपने चैप्टर में जाना कि मांग की लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, और मांग की कीमत लोच मापने का मार्शल द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत, एक फॉर्मूला, अनुपातिक विधि जिसे हम कहते हैं, या परसेंटेज विधि जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना। और मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हो सकती हैं, इज इक्वल टू 0, इकाई लोचदार मांग वक्र, इकाई से अधिक लोचदार मांग वक्र, इकाई से कम लोचदार मांग वक्र, बेलोचदार और पूर्णतः लोचदार मांग वक्र, इन सभी के विषय में हमने आज विस्तार पूर्वक जाना। तो इसी के आधार पर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Here is some review questions for you। पहला, क्या हम मांग वक्र की ढाल को मांग की लोच के रूप में परिभाषित कर सकते हैं? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने उत्तर के समर्थन में उसकी प्रतिपुष्टि भी कीजिए। यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। दूसरा, यदि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में कोई भी परिवर्तन ना हो, वो अनचेंज्ड रहे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? आप इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। That's all for today. Stay safe, stay healthy. Thanks. Have a nice day.